वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने काइनेटिक स्टडी, पिछली दो क्लासों में हमने काइनेटिक स्टडी जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, उस विषय में विस्तार से हमने चर्चा की है। आज हम ऑलमोस्ट ये जो बेसिक्स हैं इन सबको पूरा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स, उसके बाद वो टॉपिक जो चलेगा कुछ समय, उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस तरह से ये कुछ जो सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो अभिक्रियाएँ दी गई है, रिएक्शंस दी गई है, उन सब के विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हमारे सामने है जो टॉपिक है वो है कि इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, इंटेंसिटी का जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ photons passing through a point per second is known as the intensity of that intensity at that point। तो इंटेंसिटी जो है वो सीधे सीधे नंबर ऑफ फोटोन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स के गिरने की दर, रेट ऑफ जो फोटोन्स है वो वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब देखिए, दो प्रकार के फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। ये बात हम इनिशियली कर चुके हैं कि प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर मोनोफोटोनिक फोटोकेमिकल प्रोसेसेस विच process where each absorbed quanta excites one molecule which then react। ये बात हम कर चुके हैं। 1:1 रेशियो होता है, एफिशिएंसी 1 होती है प्राइमरी प्रोसेसेस की, कि एक फोटोन को कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और खुद एक्साइट हो जाता है, जहाँ से वो रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। यानी 1 फोटोन 1 मॉलिक्यूल, 1:1 रेशियो प्राइमरी प्रोसेसेस का होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। तो ये प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस कह सकते हैं इसको। और इंटेंसिटी रेट ऑफ रिएक्शन की प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इंटेंसिटी को ऐसे केस में डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी इज़ जस्ट प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, हम बात करें द सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में। तो ये देखिए, प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस की एक सीरीज़ आपके सामने होती है। उस सीरीज़ में से ये फिर सेकेंडरी फोटोकेमिकल रिएक्शन वहाँ पर संपन्न होती है। और ये जो आप जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है संपन्न होने वाली, ये टोटली आपके प्राइमरी प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। और कोई आवश्यक नहीं है कि प्राइमरी प्रोसेस में 1:1 मॉलिक्यूल जो एक्साइट हुए हैं, एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, वो मॉलिक्यूल वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दे ही दे, ये कतई आवश्यक नहीं है। ये सब सारा कि क्या उसकी क्वांटम एफिशिएंसी होगी रिएक्शन की, या फिर वहाँ क्या क्या हो सकता है, ये सारा निर्धारित होता है हमारा सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस से। और ये जो है सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस की जो रेट है वो उसकी प्रोपोर्शनलिटी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे हम यहाँ पर 3 फैक्टर्स की चर्चा करते हैं। इन टर्मिनेशन, पहला हम ले सकते हैं इसमें कि सेकेंडरी जो
फोटोकेमिकल प्रोसेसेस है उसका प्रोपोर्शनलिटी, रेट प्रोपोर्शनलिटी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो केसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं पहला कि देखिए, हम यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज भी इंटेंसिटी का रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ में सीधा सीधा संबंध कतई नहीं है, ये प्रत्येक केस में बदलता है। तो आप सामान्य भाषा में अगर बात करते हैं, बिल्कुल ही जनरल वे पे, तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी विद द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप between both of these terms. But when we consider a particular example, we can determine a relation between that particular case with the rate of that photochemical reaction. तो इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि चेन टर्मिनेशन जो सिस्टम होता है उसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि इंटरमीडिएट जो रेडिकल्स होते हैं किसी भी चेन में, वो उस वेसल की वाल से टकरा सकते हैं, पात्र की दीवार से टकरा के एक तरह से सुसाइड कर सकते हैं, यानी डीएक्टिवेट हो सकते हैं, या वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे केस में ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। किसके? रेट प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा देखिए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि एक्साइटेड रिएक्टेंट या रेडिकल जो होते हैं दो, वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। सपोज आपने Cl2 को एनर्जी दी तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। Cl2 को 58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, जो आपको सोलर सिस्टम से प्राप्त करनी होती है या हाई टेम्परेचर से प्राप्त करते हैं हम। चेन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात है वो। तो वहाँ देखिए आपकी क्लोरीन जो होता है वो 2 Cl रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अब क्या होता है कि यदि हम रिएक्शन की कंडीशन चेंज करते हैं, इफ़ वी चेंज द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, देन दोज बोथ ऑफ रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन recombines again and make a क्लोरीन मोलिक्यूल। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जहाँ पर है कि दो रिएक्टेंट स्पीसीज़ जो है आपस में रिकम्बाइन होके अपनी प्राइमरी स्पीसीज़, एलिमेंट्री स्पीसीज़ को सिंथेसाइज करती है, तो ये प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। और ऐसे केस में द रेट ऑफ दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ इंटेंसिटी। ये रेट इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर कब, कि जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस उस फोटोकेमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं। तीसरा केस देखिए, एक और पॉसिबल है वहाँ पे कि यदि दो फोटोन किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं साथ साथ, यानी आइदर in the case of photochemical reaction, either two quantas are absorbed simultaneously। साथ साथ में क्या हो रहे हैं कि दो क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल के द्वारा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिएक्टिंग
जो रिएक्शन है वो दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस से प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन दो कंडीशन, या तो एक ही मॉलिक्यूल दो क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है, या फिर दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होकर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनको हम जनरली एक टर्म देते हैं कि दे आर बाइफोटोनिक रिएक्शंस, बिकॉज इफ वन मॉलिक्यूल absorbs two photons, it has to be said biphotonic, and two different molecules excites with absorbing individual their photons, then also you can to say that this reaction is biphotonic. तो आप इस रिएक्शन को बाइफोटोनिक कह सकते हैं। और ऐसे केस में इन अभिक्रियाओं की रेट जो होती है वो आप समझ सकते हैं कि रेट विल प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रेट होगी। अब देखिए आप एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि देखिए अभी भी स्टिल देयर आर नोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखिए, आप ध्यान से समझिए इसको, कि स्टिल there is no definite relation between the rate of photochemical reaction and light intensity, because there are a number of processes which are possible after the absorption of photon. बिल्कुल आप समझते हैं, आप सहमत हैं इस बात से कि हमने जेवलेंस की डायग्राम में देखा है कि there may be a various kinds of photophysical and photochemical pathways by which a molecule come from excited state to ground state. यानी हमारे पास कोई एक ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई मॉलिक्यूल जब किसी स्टेट में फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी स्टेट में जाएगा, वहाँ से एनर्जी कैस्केड किस किस प्रकार की कर सकता है, या फिर वो रेडिएशन, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस इस प्रकार से दे सकता है, या आईसी और आईएसी द्वारा वो अपनी स्टेट को इंटरचेंज करता है। तो बहुत सारे हैं, इस कारण से हम आप मान के चलें कि कोई एक सीधा रिलेशन इनके बीच में हम नहीं बना सकते। ये विजुअल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, फोटोकेमिस्ट्री पे, और फोटोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फोटोकेमिस्ट्री जो है उसका बहुत ही वाइड रोल है। ये मैंने आपको इनिशियल जो इस चैप्टर को शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम फोटोकेमिस्ट्री पर बहुत अधिक आश्रित हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये ग्रीन क्वेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पर काम करने वाला एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। और आपको क्या था कि मेरा अपना रिसर्च भी इसी में है, मेरा एमफिल, मेरी पीएचडी और ये सब सारे इसी के अंदर इसी टॉपिक पर है। तो आप समझें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अब मैं जो अगर मेरे अंडर जो स्टूडेंट हैं मैं इनको इसी पे काम करवाना पसंद करूँगा, इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय सब विषय है। और दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से इसकी रिक्वायरमेंट भी है। चलो अब हम देखिए आगे अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब कई प्रकार के फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। वो कैसे हम उनको अलग अलग बाइफर्केशन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, उसके पीछे जो क्या लॉजिक्स होंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम उसके बारे में कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उस ओवरऑल रिएक्शन का या उस मॉलिक्यूल का केमिकल बिहेवियर डिफाइन करता है। और आप ये समझ लें कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक इसी तरह आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, बहुत इजी इस बात को जानना है कि एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपके कोई खींच कर एक झापट मार देता है, थप्पड़, तो अब आप लोग मैच्योर्ड हो चुके हो, छोटे बच्चे जब आप थे तो कोई भी थप्पड़ मार सकता था, मारता भी था परिवार के लोग, ताकि आपको
चीज़ें और संस्कार और बातें समझ में आए। पर इस एज में अभी आपको एक थप्पड़ मार देता है और आप ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपने आप को देखते हो तो आपका चेहरा यकीन मानिए बड़ा अजीब सा लगेगा वहाँ पर, तमतमाया हुआ गुस्से में। अगर आप सामने वाले को नहीं मार सकते हैं तो एक अलग सा आक्रोश आपके अंदर, आपके चेहरे पर। और अगर आप उसके झापट मार सकते हो तो उसका प्लानिंग, इस उधेड़ बुन में, और आपका चेहरा तमतमाया हुआ एक अलग ही रूप आपका होता वहाँ पे। और आप नॉर्मल स्टेट पे जब ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते हैं तब आपका फेस अलग स्टाइल से दिखता है। तो ऐसा का ऐसा अंतर आप बिल्कुल मान के चलिए कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल और ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस होता है, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती है एक्साइटेड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल। इस कारण से वहाँ पर वो कई तरह के मॉलिक्यूल रोल कर सकता है। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम उनको एक्साइट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी जो है उसको तय करने के लिए नंबर ऑफ़ वेज है, और वो नंबर ऑफ़ वेज बहुत सारे हो सकते हैं। उनके लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है, उनका एनर्जी लेवल डिपेंड करता है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल ऐसा आप ये नहीं समझें कि जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहीं भी जा सकती है, किधर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसके सिद्धांतों को बहुत डेप्थ में समझते हैं, सब कुछ हर एक बात को आप अच्छे से समझ लेते हैं। इस सब्जेक्ट का जो ज़्यादा उपयोग हुआ था वो 1972 में जापानी वैज्ञानिक थे दो, फ्यूजीशिमा और होंडा, उन लोगों ने इसको आगे डेवलप किया था इस विषय को। और आज की डेट में इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बिल्कुल भी हैज़ार्ड नहीं है, ये सिद्धांत है, लेकिन आपको इसमें बहुत वाइड और वास्ट तरीके से अंदर घुसना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं सामान्य भाषा में कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का बिल्कुल एकदम से आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आप उसके बेसिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं, आप एनर्जी लेवल के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं कि इसका एनर्जी कितनी, सेमीकंडक्टर या जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस बीच में इंटरमीडिएट है जो भी है, उसकी एनर्जी कितनी है और उसकी स्टेट कौन सी है, वो सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, किस तरह का है, और वो कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस रेडिएशन वेव्स को ले रहा है, यानी व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन विच वाज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो बड़ी आसानी से आप क्या है कि इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर कुछ रुझान जो होते हैं इन रिएक्शंस के, उनके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। निम्न प्रकार की हो सकती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। पहले इसमें देखिएगा फोटो डिसोसिएशन। हम जानते हैं कि जब आप मॉलिक्यूल को एक्साइट करते हैं, सपोज बाई मोलिकुलर, बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, आप एक्साइट करते हैं तो उसमें बहुत सारे देखिए वाइब्रेशनल और रोटेशन लेवल होते हैं। वाइब्रेशन लेवल की वजह से उसमें स्ट्रेचिंग होती, तनन होता है ना। आपने पढ़ा था ऐसे कि ये देखो ये एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, और ये ऐसे स्प्रिंग टाइप के बॉन्ड से बने होते हैं और ये वाइब्रेशन करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा। तो ये वाइब्रेशन करने से इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ के ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहाँ ये मॉलिक्यूल क्या हो, डिसोशिएट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपके सामने है ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और इसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये फेनिल बेंजोएट ये कह सकते हैं आप इसको, एनहाइड्राइड है। इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल को अगर आप फोटोन देते हैं, देखिए ये एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप फोटोन दे रहे हैं तो ये फोटोन क्या कर रहा है, इसको कि दो रेडिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। अब हम बात करें देखिए फोटो एडिशन,
कि देखिए एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसमें कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करता है जो अटैकिंग एजेंट है और नया बॉन्ड बना लेता है, इसको फोटो एडिशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम केवल एक मात्र की बात कर रहे हैं और कई सारे हमें आगे पढ़ने हैं इसमें। जब एल्किन को पढ़ेंगे, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ अलग अलग प्रकार के जो ये सब आएंगे, लेकिन ये एक बेसिक डिस्पर्सन है उनका एक तरह से कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बेंजोफिनोन और ये प्रोपीन है, ये दोनों क्या करें, इस प्रकार के ऑक्सीटीन, एक हेट्रोसाइकिल 4 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑक्सीटीन बना लेता है इस प्रकार की, ये जिसमें 2 फेनिल लगे हुए हैं, 2,2 बाईफेनिल ऑक्सीटेन इस कंपाउंड का नाम है, ये बन जाता है यहाँ पर। अब देखिए फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है वहाँ पे कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आप जानते हैं कि लूजली बॉन्डेड होते हैं। कभी भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक्साइट पोजीशन में जाने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो बहुत लूजली बॉन्डेड होता है, उसी से उस पूरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर निर्धारित होता है एक इलेक्ट्रॉन से। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब एक्साइट होके और लूजली बॉन्डेड हो जाता है तो वहाँ से वो एक तो उसका स्पेस बहुत लार्ज होता है, फैला हुआ होता है, काफ़ी जगह पे घूमता हो, और कई बार वो वहाँ से क्या रिमूव हो जाता है। कब होता है कि जब उसके पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो ये ऐसी केस में हम फोटो ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। देखिए कि द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज़ मोर लूजली बॉन्डेड देन अदर, इट ऑफ्टन एक्सटेंड ओवर अ लार्ज स्पेस and therefore is more likely to be removed by an electrophilic agent। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका साइक्लोहेक्साडाइन है और सिंगलेट ऑक्सीजन है, ये इस रिएक्ट कर रहा है, तो इससे आपको ये एक फोटो एडक्ट मिलता है। साइक्लोहेक्सीन रिंग है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाता है इसमें इस तरह से। और अब देखिए फोटो रिडक्शन भी हो सकता है वहाँ पे कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या वेरिएबल वैलेंसीज होती है, वेरिएबल वैलेंसीज होती है उनके अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस वहाँ पर बन जाता है, चाहे इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या है ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल जाते हैं। एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे कि देखिए आप इसको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए ये एग्जांपल है। ये ट्रिपलेट स्टेट में ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है और स्पिन इन्वर्जन भी हो रहा है इसका। ये कैसे होते हैं ये सब चीज़ें, इनमें आगे सब विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का उद्देश्य यही तो है, ये सब बताना। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं हम कि कैसे आप स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, ये सारी बातें हम यहाँ नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए एस ट्रांसफ़र केस है और इससे ये ट्रिपलेट स्टेट में ये आपको ये दूसरा कंपाउंड बन रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। अब देखिए इसी तरह से लास्ट एक और टॉपिक इसमें बचता है कि फोटो आइसोमराइजेशन। इस बात को हम ये देखेंगे कि फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग ए फोटोन गोज टू द अपर एक्साइटेड स्टेट and every electronic state is having its own vibrational levels, and we know that every vibration level contains its own rotational level। तो इस तरह से एक्साइट जब मॉलिक्यूल हुआ है तो वो किसी भी, ये आपको मैं बता दूं फिर आपको, ऐसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारा फिर दूसरी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाइब्रेशन लेवल है, और ये प्रत्येक वाइब्रेशन लेवल इस तरह से रोटेशन लेवल में होता है, और मॉलिक्यूल कहीं से कहीं भी एक्साइट हो सकता है, किसी भी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट n = 1 कि किसी भी वाइब्रेशनल या रोटेशनल लेवल्स हैं, अपर इलेक्ट्रॉनिक अपर, और इससे ऊपर भी जा सकता है। देखिए ये तो n1 है, n2 है, n3 n4 ऐसे ऊपर भी जा सकता है, तो उसकी किसी भी जा सकता है। ऐसे केस में क्या है कि किसी भी वाइब्रेशनल या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होता है
तो वहाँ पर वो एक रीअरेंजमेंट हो सकता है वहाँ पर मॉलिक्यूल का उस एनर्जी से, वाइब्रेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी जो है उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्ट कर देती है और मॉलिक्यूल में ट्विस्टिंग हो सकती है या फिर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्टिंग हो सकती है कुछ न कुछ। और जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए सिस जो है ये जो है इसमें ट्रांस में बदल जाता है, सिस यौगिक ट्रांस यौगिक में बदल रहा। ये साइक्लो हेप्टेनॉन है, हेप्टिनॉन, साइक्लो हेप्ट 2 in 1 on। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो आज हम यहाँ पर ही है और नेक्स्ट अगली क्लास जो हमारी होगी वो एल्कीन जो है उसकी फोटोकेमिस्ट्री हम विधिवत शुरू करेंगे। ये सारे मैंने बेसिक्स आपको समझा दिए फोटो केमिस्ट्री की। आप किसी भी बुक को लेंगे, प्रगति प्रकाशन ले लेंगे तो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अपने आप में एक सफिशिएंट बुक है। अगर आप पीपी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए और भी कई सारी बुक्स हैं, सीरीज बुक है। रोहतगी मुखर्जी करके एक बुक आती है, पर वो वहाँ पर आपको पूरा सेटअप नहीं मिलेगा, आपको सही चीज़ें मिलेंगी, सीधे सीधे सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको प्रगति प्रकाशन में। तो आप वहाँ से इसका एक बार रिवीजन करेंगे और कल से हम विधिवत एल्कीन की फोटोकेमिस्ट्री को शुरू करेंगे। कुछ दिन वो चलेगी, उसके बाद एरोमेटिक जो होगी वो उनकी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोनिक कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके साथ ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंडिविजुअल फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी हैं, वो सारी हम करेंगे। ये आपका पूरा पेपर चल रहा है, आप सिलेबस में उसको चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। थैंक यू।